जब सेवा और नेतृत्व मिलते हैं तो समाज को नई रोशनी मिलती है। अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ श्री राजेंद्र मोथा जी का। आइए तालियों की गूंज के साथ, करतल ध्वनि के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। आज का मंच गर्वित है उस अद्भुत उद्यमी का स्वागत करते हुए जिनकी सोच ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई दिशा, एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। तो आइए उनकी प्रेरणा से लाभान्वित हों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इस पवित्र मंदिर को मेरा शत शत नमन। आदरणीय मंच उपस्थित सभी मान्यवर सांसद सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज आप सभी के साथ अपने विचार रखने का अवसर मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। संविधान और भारतीय संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संवाद के दरमियान आपके साथ उपस्थित रहना, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारा संविधान और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज देश के संविधान में जो कुछ भी है वही पाठ हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति पढ़ाते आ रही है और यह हम सभी को गर्व की बात है। यहाँ लोकतंत्र है, सुशासन है, आरोग्य, धन संपदा जैसी मान्यताओं को महत्व देने वाला समाज का निर्माण करना हमारे संस्कृति में स्थापित है। हमने हाल ही में देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और कर्तव्य भी सिखाता है। मेरा ऐसा मानना है कि उन मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार भी होना चाहिए और नागरिकों को स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा के इस कार्य में सेवा की भावनाओं को बनाए रखना आवश्यक है। सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए एनएचएम, केंद्र, राज्य सरकारें और कई निजी संगठन काम कर रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी श्री अविनाश जी धर्माधिकारी सर यहाँ उपस्थित है। उनकी एक मराठी में कविता है, मराठी मैं उसको बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। जरी एक आंसू पुसयास आला तरी जन्म काही कामास आला। यानी कि अगर मैं किसी का एक आंसू पूछूं तो यह जन्म कुछ काम आया है, ऐसे समझते हैं। ये अविनाश जी धर्माधिकारी सर की एक पंक्ति है, ये कविता है, उसकी एक पंक्ति है। कितना उपयुक्त अर्थ है ये। यही हमारी संस्कृति है, परंपरा है। इसलिए देश के एक जागरूक नागरिक के नाते हमारी संविधान में स्थापित अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमें अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। माननीय सदस्यगण, कृष्णा की ओर से आप सभी के साथ संवाद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृष्णा की पूरी टीम समाज की आवश्यकताएं और वास्तविकताओं से अवगत है। आज के इस दौरान मैं केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अधिकांश लोग महंगे स्वास्थ्य सेवाओं से खर्चे के बोझ उठाने के लिए मजबूर है। इस देश के प्रत्येक परिवार को उचित मूल्य पर सटीक तरीके से निदान डायग्नोस्टिक्स प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी वे समाज और राष्ट्र के प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। हम इसी विषय पर ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर काम करने वाले देश की अग्रगण्य संस्था में एक के रूप में पहचाने जाते हैं। आज की घड़ी में राष्ट्र स्तर पर बड़ी संस्था में सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में सेवा देने वाली एक संस्था है। हम देश के 18 राज्यों में उच्च गुणवत्ता और किफ़ायती निदान करने वाली अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। हम इसे अपना कर्तव्य मानते हैं और यही करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बारे में अभी एक बताता हूँ कि हमने कृष्णा डायग्नोस्टिक कैसे स्टार्ट किया और कैसी इसकी शुरुआत हुई। मैं एक डी.फार्मेसी हूँ। मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हूँ आफ्टर 10 के बाद, और उसके बाद दवाई बेचने का मेरा एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर जब मैं चला रहा था तो मेडिकल चलाते चलाते हमारे यहाँ पे पूना बॉम्बे का एक्सप्रेस हाईवे बन गया था। उस एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे क्योंकि इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस हाईवे पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे था। उस टाइम पे मैं मेडिकल स्टोर चलाता लोकमान्य हॉस्पिटल के अंदर। उस लोकमान्य हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर में हम लोग बहुत सारे केसेस देखते थे कि जो एक्सीडेंट होने के बाद आते थे। तो ऐसी एक केस थी कि एक माँ अपने बच्चों को लेके उस हॉस्पिटल में आई थी, बंद हो गया था।
तो करीब करीब 6 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके 30 से 40 सीटी स्कैन हो गए। 30 से 40 सीटी स्कैन अगर अब्डामन सीटी स्कैन करते हो तो 10 से 12 हज़ार रुपये। तो उसकी माँ ने जो भी उनके पास जो भी आमदनी थी या जो भी पैसे थे वो पूरी आमदनी उसने अपने बेटे पे लगाई। पहले उनके खेत बेचे, फिर बाद में उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ थे सारी प्रॉपर्टीज़ बेचे, बाद में जो बचेला हुआ घर वो घर भी उन्होंने बेचा। घर बेचने के बाद जब मैं अपने मैनेजमेंट के पास गया और मैंने बोला सर इनके सीटी स्कैन इतने हो गए तो इनका बिल कुछ कम करो, तो मैनेजमेंट बोली राजू ये नहीं हो सकता। तो बोला सर क्यों नहीं, ये ऐसा ऐसा वैसा हॉस्पिटल की जो कहानी है वो सुन ले। बाद में मैंने सोचा कि एक औरत को 6 महीने में 40 से 50 सीटी स्कैन करने पड़े और जिसकी कॉस्ट इतनी है, उस चीज़ को हमने मैनेजमेंट के साथ बात करने के बाद सोचा कि इसको कुछ करना चाहिए। तो वो करते करते हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ बात हुआ, थोड़ा झिकझिक हो गई। उसके बाद मैनेजमेंट ने बोला एक काम कर, रही डिपार्टमेंट लॉस में तू चला। तो हमने वो डिपार्टमेंट चलाने के ले लिया। जब मैंने वो डिपार्टमेंट चलाने को ले लिया तब हमने देखा कि बाहर और अंदर क्या फ़र्क है। जब हम लोग डिपार्टमेंट चला रहे थे तब देख रहे थे जब ट्रॉमा से जो लोग आते थे जिनके एक्सीडेंट होते थे तो उनके सीटी ब्रेन, सीटी एब्डोमेन, सीटी चेस्ट, क्योंकि मार कहाँ लगा है मालूम नहीं पड़ता है। ट्रॉमा हो गया, उठा के लेके आया, बेहोश है, बट क्यों बेहोश है, दिमाग को मार लगा, पेट में मार लगा, चेस्ट पे मार लगा या और कहीं मार लगा। तो ये देखते देखते हमने देखा कि इसका एक प्रोटोकॉल बना था। तो हमने उस सेंटर में प्रोटोकॉल बनाया कि अगर जिसको होश है या कुछ है तो उसका सिर्फ ब्रेन का MRI करो, उसके चेस्ट के CT को एक्सरे करो। इस तरीके से हमने सेंटर को डेवलप करके फर्स्ट मंथ में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लाया। तो मेरी मैनेजमेंट ने मुझे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। नहीं बोला भाई ऐसा ऐसा किया हो। तो मेरे मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि ठीक है चलो आगे देखते हैं। हमने 3 महीने कॉन्स्टेंटली 10 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालने के बाद मैनेजमेंट ने बोला कि ये है वैसा सेंटर तुम हमें दे दो। हमने बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने ये सेंटर उनको दे दिया और वहाँ से मैं बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि जितने पेशेंट बाहर से आते हैं, गरीब पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, अगर हम लोग आज देखते हैं तो आज भी 70% इंडियन पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड है। जैसे हिमाचल, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लो, कोस्टल एरिया देख लो, तो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। और लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा कोविड आया था, तो कोविड के टाइम भी हमारी सारी पॉपुलेशन 80 to 90% गवर्नमेंट पे डिपेंड थी। तो जब हमने देखा कि ये बिज़नेस करना है तो कैसे करें, तो इसके लिए हमने 2 रिफॉर्म मशीन लगाई बाहर। जो 2 रिफॉर्म मशीन लगाने के बाद हमने देखा कि इसमें क्या क्या है। तो 2 रिफॉर्म मशीन के अंदर एक मशीन हमारी बंद हो गई। बंद होने के बाद हमें ध्यान में आ गया किसका, तो बचपन में कैसा था, घर की परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी तो हम लोगों ने ऐसे ही रेडियो वगैरह रिपेयर करते थे। तो हमने उसके बोर्ड निकाले और पिंपरी, हमारे यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ में पिंपरी गाँव है, वहाँ पे हम लोग बोर्ड लेके गए। क्योंकि मैंने कंपनी को पूछा तो कंपनी, मैं मशीन लिया था 25 लाख रुपये में। कंपनी को पूछा तो कंपनी बोला इसको 15 लाख रुपये का खर्चा है। बोला यार 15 लाख रुपये 25 लाख का मशीन। तो हमने उसका कंडेंसर चेंज किया, मशीन स्टार्ट हो गई। कंपनी वाले ने पूछा मशीन कैसे चालू हुई, बोला कुछ नहीं सर 2 रुपये में मशीन स्टार्ट हो गई। तो एक ध्यान में आ गया कि इस मशीन का प्रॉब्लम क्या है। बाकी लोग डरते क्यों थे, CMC करते नहीं थे, हर एक आदमी AMC करता था। फिर जब से हमने पहले मशीन परचेस किया तो उस मशीन पे हमने दिखाया कि मशीन के साथ 10 साल का वारंटी ले लो। अगर आपकी 10 रुपये की मशीन 10 साल की वारंटी ले लो तो ये पार्ट स्पेयर जाने का कोई झंझट नहीं। ऐसा करते करते हमने 4 मशीनें पहले प्राइवेट में डाली। प्राइवेट में डालने के बाद हमें ध्यान में आ गया कि हम लोग इस प्राइवेट मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट मार्केट है इसमें 40-50% कट सिस्टम चल रही थी। बट ये जो सारे पेशेंट जो आ रहे थे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटे क्लिनिक्स यहाँ से आ रहे थे। तभी हमारा फर्स्ट PPP जो साइन हुआ वो हो गया हिमाचल में। हिमाचल एक फर्स्ट स्टेट ऐसा था कि जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट PPP 12 CT स्कैन मशीन लगाने का था। तो हमने वो PPP का टेंडर भरा था और टेंडर भरने के बाद हमने उस PPP को विन किया। विन करने से 2011 से लेकर 2012 तक हमें मशीन इंस्टॉल करने के लिए टाइम लग गया। 2 साल हमारे गए। ये मशीन इंस्टॉल करने तक इतनी दिक्कतें आ गई कि कोई ग्राउंड लेवल पे काम करना और कोई पहाड़ी एरिया में जाके काम करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहाँ पे बारिश, उसके बाद पहाड़ और उसके बाद बर्फीली पूरी कोल्ड क्लाइमेट, इसमें मशीन लेके जाना, पहाड़ों के ऊपर मशीन चढ़ाना और उसको इंस्टॉल करना। जब हमने हमारा 6ठा मशीन जब स्टार्ट किया तब हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग दुनिया के कोई भी कोने में काम कर सकते हैं। जिस दिन हमने मशीन लगाया था मंडी में, तो एक कुल्लू और मंडी जो हाईवे है वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस खाई में गिर गई थी और वहाँ से हमें गवर्नमेंट का फ़ोन आ गया था कि आप किसी भी हालत में मशीन स्टार्ट करो। तो हमने मशीनें स्टार्ट की, कुछ लोगों की जान बच गई और वहाँ उस दिन हमें जो अप्रिसिएशन मिला तो वहाँ से हमारा माइंड पूरा चेंज हो गया कि नहीं अभी अगर काम करना है तो PP में करना है। ऐसे करते करते हमने 2012 में पूरा हिमाचल PPP कंप्लीट किया और 2012 में कंप्लीट करने के बाद हमने तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, ऐसे करते करते आज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में नियर अबाउट
200 CT स्कैन, 1500 एक्सरे और करीब करीब 100 MRI लगाए। आज की तारीख में हम लोग पर मंथ 6 लाख एक्सरे का रिपोर्टिंग करते हैं, टेली रिपोर्टिंग। CT स्कैन 1,50,000 और MRI नियर अबाउट 50,000। सेम हम लोगों ने कोविड के बाद पैथोलॉजी में काम किया, तो पैथोलॉजी में हम लोगों ने नियर अबाउट 200 लैब्स लगाए। उसके बाद हमारे पास 4000 कलेक्शन सेंटर है, जो कहीं नहीं जाता है वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। यानी कि हमने बहुत सी जगह पे देखा हुआ है कि एक्सरे का अगर मैं किसी का एक्सरे शूट करता हूँ तो उसकी रिपोर्ट आने के लिए 4-4 दिन लगते हैं। हमने जो पूना में हब बनाया, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने टेली रिपोर्टिंग हब बनाया, वहाँ पे कुछ सिग्नल्स डाले हुए हैं कि स्टडी वहाँ से अपलोड होती है, हमारे सेंटर में आती है। सेंटर से आने के बाद हमारे बच्चे उसको देखते हैं कि स्टडी प्रॉपर है या नहीं है, तो उनको वापस बोलते हैं कि इसको ठीक से लो। इसके बाद ये स्टडी वापस डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उस स्टडी को देखता है, वो बोलता है ये रिपोर्ट ओके है। उसके बाद वो डॉक्टर वापस रिपोर्ट भेज देंगे, हम लोग अपने हब में रिपोर्ट आती है, बच्चे वापस एक बार देखते हैं कि मैच करते हैं। वो होने के बाद वापस वो स्टडी वापस सेंटर पर चली जाती है। ये सारी प्रोसेस 45 मिनट्स में करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी CT स्कैन, MRI, एक्सरे कुछ भी करने दो, हम लोग 45 मिनट्स में उसका रिपोर्ट देते हैं। इमरजेंसी में अगर रूटीन रहेगा तो उसको मैक्सिमम 6 आवर्स में हम लोग रिपोर्ट देते हैं। ये पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि लोग जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उनको वापस शाम को ऊपर जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे उनको रिपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलती है तो उनके बाकी के जो सारे ये जो डॉक्टर लोगों के जो मिलना है, उनसे उनकी आगे की बात करनी है, ऑपरेशन करना है या मेडिसिन क्या स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास स्कैन हो गया तो जो उसके रिलेटेड डॉक्टर है उनको इमेज चली जाती है उनके मोबाइल पे, वो मोबाइल पे देखते हैं। जैसे पेशेंट मेरे यहाँ से निकल के सेंटर से निकल के डॉक्टर तक जाता है, डॉक्टर इमेज देख लेता है, उसको मालूम पड़ता है कि इसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है। वो भी शौक होता है कि यार इतने मिनट में मैं आता हूँ, तब तक तो इन्होंने मुझे बता भी दिया कि क्या करना है। इस तरह से हमारी कंपनी इंडिया में काम कर रही है। 18 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। आज की तारीख में कंपनी में करीब करीब 10,000 लोग काम कर रहे हैं और 2011 में हमने कंपनी स्टार्ट किया था। हर एक आदमी प्रॉफिट देखता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में, हम लोग प्रॉफिट देखते हैं लॉस मेकिंग चीज़ों में। जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो तब लोग हमको हंस रहे थे, लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार ये कोई नहीं करता, तू क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। एक में वो कंपनी भारत में है जो भी रेडियोलॉजिस्ट है, आज नियर अबाउट हमारे पास 300 रेडियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, बट हर एक आदमी अपने घर से बैठ के काम कर रहा है। यानी रेडियोलॉजी इतना ईजी है, ये ध्यान में बाद में आ गया लोगों को कि इसका रिपोर्टिंग कैसे भी हो सकता है। और तब से 2011 से लेके आज तक टेली रिपोर्टिंग जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। आज हम लोग पैथोलॉजी में भी सेम टेली पैथोलॉजी करें। अभी हम लोग हिमाचल में काम करें, मणिपुर में काम करें, मेघालय काम करें, तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि पैथोलॉजिस्ट मिल नहीं रहे। बट आपका CBC देखने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम है ये कहने के लिए वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं, तो हम लोग वो स्लाइड्स भी वहाँ से बना के सेंट्रलाइज लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करें। तो आज हमारी कंपनी इन चीज़ों से इतना पूरा इंडिया में काम कर रही है। एक और बात बताता हूँ इसमें, 2011 में हमने कंपनी स्टार्ट की, 2012-13 तक हम लोग लॉस में थे। 2014 में हमारे पास करीब करीब 15 करोड़ का लॉस था। 2015 में हमने फर्स्ट इक्विटी ली। 2015 में 50 करोड़ का इक्विटी आने के बाद जो हमारे इन्वेस्टर थे उन्होंने बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया और इस बिज़नेस को एक्सपेंशन करने के लिए सपोर्ट किया। 2018 में हमने सेकंड राउंड इक्विटी लिया 100 करोड़। 100 करोड़ इक्विटी लेने के बाद हमने वापस पूछा कि आगे क्या, तो उन्होंने हम लोग 5 साल जाने वाले नहीं है। बट सडनली 2019 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद हर एक आदमी डरता है, अगर कोई भी अपनी पूंजी कहीं लगाता है तो वो डरता है तो ये कि मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ी हमारी अनबन हुई, तो उन्होंने पूछा राजू अभी क्या करेगा। बोला सर कुछ नहीं, 10 करोड़ रुपये दे दो, सिर्फ 6 महीने का सैलरी, अगर मैनेज हो गया बच्चों का तो बाहर निकल जाएंगे। बट वो सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग तेरे को कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, वो तू तेरा मैनेज कर। उस टाइम पे फिर हम लोग सोच में पड़े कि अभी बच्चों को सैलरी क्या देंगे, क्योंकि रेडियोलॉजी के ऊपर फोकस किसी का नहीं था, सबका फोकस जो था पैथोलॉजी, RT-PCR उसमें। तब हमने फर्स्ट RT-PCR लैब पूना में डाला। उसके ऊपर वो डालने के बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। तो जैसे आसाम गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे यहाँ पे RT-PCR नहीं है तो आप करोगे क्या, तो हमने आसाम गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर, MP एंड तमिलनाडु, इन गवर्नमेंट ने हमें फ़ोन करके पूछा कि आप लोग इसमें सर्विस दोगे क्या। तो हमने बोला ठीक है सर्विस देते हैं। तो फर्स्ट RT-PCR लैब हमारा था, जब मार्केट में 4,500-5 हज़ार रुपये रेट चल रहा था, तो 2,200 रुपये में हमने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड किया था और 1,500 रुपये मैंने आसाम में गवर्नमेंट। तो 30,000 सैंपल हम लोग पर डे चार्टर्ड फ्लाइट से पूना लेके आते थे। पूना में हम लोग सैंपल प्रोसेस करते थे और 24/7 करके 24 आवर्स के अंदर हम लोग लोगों को रिपोर्ट दे रहे थे। तब से हमारा जो नाम है कृष्णा का नाम ऊपर आ गया और वहाँ से हम लोगों ने फिर पैथोलॉजी में एंटर किया। हमारी कंपनी का पीछे का जो कृष्णा जो नाम रखा हुआ है,
सॉरी मैं बताते 2018 में हमने दूसरा इक्विटी लिया। फिर इक्विटी के बाद जो कोविड में एक्सपीरियंस आ गया, फिर हमने सोचा कि इन्वेस्टर को बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। 2019 में हमने डिसीजन लिया, यस सर को बोला कि यस सर हमें आईपीओ करना है। बोले क्या? बोला नहीं आईपीओ करना है, इनको एग्जिट देना। 2019 में हमने आईपीओ की तैयारी की। 2020 में हमने आईपीओ किया और 2021 में हमारी कंपनी लिस्टेड हो गई और 3000 करोड़ वैल्यूएशन पे हमारी कंपनी लिस्टेड हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे एक्सपेंशन करते करते आज हम लोग के पास जो नियर अबाउट एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हेड से लेके टो तक एआई डेवलपमेंट अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे पास अभी बॉडी के 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हेड, ब्रेन, चेस्ट, स्पाइन एंड अब्डोमेन में के कुछ पार्ट। तो अभी हम लोग एआई में डेवलपमेंट कर रहे हैं। कृष्णा ये नाम क्यों रखा कंपनी का, एक बहुत लोगों का सवाल है। कृष्ण भगवान एक ऐसे है कि जो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं, और मेरा जो बिज़नेस है वो यही है कि जब मैं स्कैन करता हूँ तो आपके अंदर क्या है मुझे मालूम है। और जो हमारी फिल्म है वो ग्रे कलर की है, और तो वो कृष्ण भगवान को भी सांवला रंग ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम कृष्णा है। और दूसरा अगर देखा जाए तो अलवर वर्ल्ड में RSNA मीन्स रेडियोलॉजी साइंस नॉर्थ अमेरिका। ये रेडियोलॉजी का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर चीज़ का एक भगवान है, जो दवाई का भगवान धन्वंतरी है, तो रेडियोलॉजी के लिए RSNA बहुत बड़ी संस्था है जो अमेरिका में है। तो हमने उसके आगे सिर्फ के का अगर मैं उच्चार करता हूँ तो किंग ऑफ रेडियोलॉजी हम लोग इसको बोलते हैं, कि आज की तारीख में हम लोग इंडिया में रेडियोलॉजी के बारे में किंग है। इस तरह से हमारे कंपनी की पूरी ये जानकारी है और हमने इस बिज़नेस को इस तरह से खड़ा किया है। ये कंपनी खड़े करते थे, आज की तारीख में हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 1200 रुपये में CT स्कैन, 2500 रुपये में MRI और करीब 80 रुपये में एक्सरे करते हैं। आप कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, नो इमरजेंसी चार्जेस, नथिंग। बहुत जगह पे NHM, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों ने FDS फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज करके जो स्कीम निकाली है, इसके लिए पब्लिक को बहुत सारी हेल्प हुई है। और इसके अंदर इनके बहुत सारे CT स्कैन, MRI, एक्सरे, पैथोलॉजी जो टेस्ट है, ये सारे फ्री होते हैं। जाते जाते 2 पंक्तियों में मैं अपना भाषण ख़त्म करता हूँ। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, आदमी अगर ठान ले तो वक्त भी जीतता जरूर है। उसी हिसाब से माननीय उपस्थित मान्यवर, आपने मुझे संवाद का अवसर दिया, मेरे 2 शब्द सुने, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद आपका। जब अनुभव और सेवा का संगम होता है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संसद टीवी के संपादक श्री श्याम सहाय जी को कि वो आपको इस मौके पर सेंगोल की एक प्रति भेंट करें। जब भावनाओं को शब्दों में पिरोया जाता है तो वो कृतज्ञता बन जाती है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्राजक्ता जावलीकर जी को, जो इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करेंगी। Hello everybody. It has been an absolute honor and privilege to witness such esteemed stalwarts sharing their profound thoughts and enriching us with their wisdom in this very sacred temple of democracy. I extend my heartfelt gratitude to Dharmadhikari sir for his inspiring insight on the profound richness of Indian culture and how it has seamlessly influenced the very fabric of the world's largest democracy. Mr. Mutha, sir, your incredible journey from humble beginnings to great success reinforce our belief that nothing truly is impossible for a determined soul. His story is a beacon of hope and inspiration for all of us. Mr. Chakradhar Gade, co-founder of Country Delight, shared an absolutely inspiring perspective on entrepreneurship and innovation, reminding us how simplicity and a deep understanding of customer needs can actually lead to extraordinary success. He has also been a crusader in a war against adulteration. A special thanks to Mrs. Sunita Mutha and Purnatai Dharmadhikari for gracing this event with their dignified, gracious presence. I would also like to express my sincere appreciation to the Honorable Minister Gajendra Singh Shekhawat sir,
Minister for Culture and Tourism, for taking out time from his hectic schedule to honor this event with his august presence and for his prolific interaction. A big round of applause, ladies and gentlemen, and thanks to Sunset TV for their unwavering commitment and professionalism, which we have witnessed today and in every aspect that we see on television. Ladies and gentlemen, a special round of applause for them first. I'm also grateful to Pratibim ji for hosting this event with such poise. And I'd be absolutely unjust if I don't mention the captain of the ship, Rajit ji. Rajit sir has been Rajya Sabha Secretary and CEO Sunset TV, so a special thank you to you for his exceptional contribution to the nation in various roles. He's definitely known as a benevolent bureaucrat, so a special thank you to Rajit sir for making this possible. A special mention to Ms. Deepti Vashishta from Sunset TV, whose efforts were definitely invaluable. I also extend my appreciation to Krishna Diagnostic Teams for their noteworthy contribution towards uplifting the underprivileged, a true testament to the impactful and meaningful services. Last but not the least, I would like to thank Swapnil Mungale, CEO of Chanakya Mandal Parivar, an educational public charitable trust that has been a guiding light for thousands of students pursuing their dream through competitive exams like UPSC and MPSC. Swapnil, your meticulous planning and unwavering support were pivotal in making this event a success. With that, I express my gratitude to everybody present here and for making this event a success. Ladies and gentlemen, it's been an absolute pleasure. Warm regards, Prajakta. Thank you. इस प्रेरणादायक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारे माननीय अतिथियों का, वक्ताओं का और अब सभी दर्शकों का जिन्होंने अपनी इतनी यादगार सहभागिता दी। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।